इट्स ओके स्टूडेंट्स। तो आज का टॉपिक है हमारा एग्जीक्यूटिव मीन्स कार्यपालिका। तो आज हम कार्यपालिका के बारे में आप लोगों को बताने वाले हैं और स्पेशली कार्यपालिका में प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया इट मीन्स भारत के राष्ट्रपति के बारे में बताने जा रहे हैं। इज दैट क्लियर? किसके बारे में? आज हम भारत के राष्ट्रपति के बारे में पढ़ेंगे। तो जैसा कि हमने इसको पहले भी आपको बताया था कि अभी कुछ समय पहले हम डीपीएसपी भी पढ़ा रहे थे। तो डीपीएसपी पढ़ाते समय भी हमने कहा था कि आर्टिकल 50 ऑफ डीपीएसपी जो हमारे राज्य के नीति निर्देशक तत्वों, राज्य के नीति निर्देशक तत्व का अनुच्छेद 50 जो है ये क्या कहता है कि कार्य का हम क्या करते हैं? बंटवारा करते हैं। तो हमने इसको बंटवारा कैसे किया? न्यायपालिका, कार्यपालिका और विधायिका के रूप में इसका हमने बंटवारा किया। अब जब विधायिका की बात आती है तो इसकी शुरुआत ही हम किससे करते हैं? प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया से, अर्थात भारत के राष्ट्रपति। तो आज का टॉपिक है आपका एग्जीक्यूटिव मीन्स भारत के राष्ट्रपति से शुरुआत होगी या भारत के राष्ट्रपति के बारे में हम बात करेंगे कि हमारे देश में भारत के राष्ट्रपति की क्या भूमिका है, उसकी नियुक्ति कैसे है, नियुक्ति होती है, प्रतिनियुक्ति होती है या चुनाव होता है। तो बेसिकली भारत के राष्ट्रपति का क्या होता है? चुनाव होता है। और ये किस अनुच्छेद से लेकर के किस अनुच्छेद तक बात की गई है। यहाँ पर हम राष्ट्रपति की शक्तियों के बारे में भी चर्चा करेंगे। यहाँ पर हम चर्चा करेंगे कि इसका जो है जो कौन वोट दे सकता है और कौन वोट नहीं दे सकता है। तो ये यूपीएससी एग्जामिनेशंस पॉइंट ऑफ व्यू से एज वेल जुडिशरी एग्जामिनेशंस पॉइंट ऑफ व्यू से ये बड़ा ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है। राष्ट्रपति का क्वालिफिकेशंस क्या होगा, इन तमाम चीजों के बारे में आज हम चर्चा करने वाले हैं। इज दैट क्लियर? सो स्टूडेंट्स, लेट्स गेट स्टार्ट विद द टॉपिक प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया। इज दैट क्लियर? तो हम अब शुरू करते हैं। आर्टिकल 52 ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया मीन्स अनुच्छेद जो 52 है भारतीय संविधान का, अनुच्छेद 52 है, ये कहता है कि देयर शॉल बी अ प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया। मैडम जरा बात को ध्यान से सुने, इसको अंग्रेजी में भी लिख लें, हिंदी में भी हम बोलते ही हैं, हिंदी में भी तो हम लिखवा ही देंगे। ये कहता है आर्टिकल 52 स्टेट्स दैट देयर शॉल बी अ प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया मीन्स भारत का एक राष्ट्रपति होगा। देयर शॉल बी, ये शॉल बी शब्द लगा है, इसका मतलब है होना ही चाहिए या होगा ही। देयर शॉल बी अ प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया मीन्स भारत का एक राष्ट्रपति होगा और होना ही चाहिए। होना ही चाहिए, जब हम इसको इस बात पे जोर देते हैं तो इसका मतलब है कि भारत में ऐसा कभी भी नहीं होगा जब प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया की कुर्सी को या उसके ऑफिस को खाली छोड़ा जा सके। इज दैट क्लियर? अब यहां पर हम चाहते तो हम यहीं से बात खत्म कर देते हैं कि यहां पर बड़ी एक इंपॉर्टेंट बात लिखी है, देयर शॉल बी अ प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया मीन्स भारत का एक राष्ट्रपति होगा। ये आर्टिकल 52 में लिखा है, होना ही चाहिए, ये भी लिखा है। इसका ये अभिप्राय है कि कभी भी प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया का ऑफिस खाली नहीं हो सकता है।
तो इस बात को हम चाहे तो यहीं पर खत्म कर सकते हैं, लेकिन नहीं, हम चाहते हैं कि आप किसी भी टॉपिक को पढ़ो, किसी भी टॉपिक को समझो, उसको बहुत अच्छे तरीके से आपको समझ में आ जाना चाहिए, दिमाग से निकलेगा। तो अब जस्ट सपोज यहां पर ये कह दिया कि देयर शॉल बी अ प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया, मतलब भारत का एक राष्ट्रपति होगा और भारत के राष्ट्रपति के ऑफिस को, उसकी कुर्सी को कभी भी खाली नहीं छोड़ा जा सकता है। तो मान लीजिए कि भारत के राष्ट्रपति का अगर टर्म समाप्त हो जाए, जो उनका कार्यकाल है वो अगर कार्यकाल समाप्त हो जाता है, तो क्या कार्यकाल समाप्त होने के बाद इलेक्शन होगा या कार्यकाल समाप्त होने से पहले इलेक्शन होगा? तो आपकी जानकारी के लिए बता दूं, ऐसा कभी नहीं होगा कि राष्ट्रपति के टर्म को खत्म होने का इंतजार किया जाएगा। उसके टर्म के खत्म होने से पहले, राष्ट्रपति के टर्म के खत्म होने से पहले ही इलेक्शन होगा और नया राष्ट्रपति पहले ही इलेक्ट हो जाएगा, और जब उनका टर्म खत्म हो जाएगा तो खत्म होने से पहले उनसे रिजाइन करवा करके और नए राष्ट्रपति को बैठा दिया जाएगा। इज दैट क्लियर? तो मतलब कहने का मतलब है कि यहाँ पर ऐसा बिल्कुल भी नहीं होता है कि किसी एक भी दिन के लिए भारत के राष्ट्रपति की कुर्सी खाली रह सकती है। अब जस्ट सपोज, चलिए ये तो हो गई एक वो बात की एक हमारी प्रकृति, एक नेचर की, हाँ हम राष्ट्रपति की कुर्सी को खाली होने नहीं देंगे, क्योंकि हम उससे पहले ही क्या करवा लेंगे, चुनाव करवा लेंगे। लेकिन भाई कहते हैं टाइम इज ग्रेट डिस्ट्रॉयर इन दिस वर्ल्ड, और इंटायर यूनिवर्स, समूचे ब्रह्मांड में अगर कोई महाविनाशकारी चीज है तो वो क्या है, समय। टाइम इज ग्रेट डिस्ट्रॉयर इन दिस इंटायर वर्ल्ड, पूरे समूचे ब्रह्मांड में अगर देखा जाए तो समय महाविनाशकारी शक्ति है, और इस शक्ति के सामने कोई टिका नहीं आज तक। नन कैन डिफेंड इटसेल्फ बाय द स्ट्रॉन्ग हैंड्स ऑफ द टाइम। मीन्स दुनिया में ऐसा कोई व्यक्ति नहीं है, पूरे इंटायर यूनिवर्स में ऐसी कोई चीज नहीं है जो समय के महाविनाशकारी हाथों से या उसकी शक्तियों के सामने टिका रह सके। इज दैट क्लियर? तो ईश्वर ना करे कि अगर हमारे राष्ट्रपति देश के जो वर्तमान समय में हो, उनकी अचानक किसी वजह से उनका निधन हो जाए, तो इस केस में क्या होगा? तो इस केस में क्या होगा कि जो हमारे वाइस प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया हैं, मींस उपराष्ट्रपति, वो क्या बन जाएंगे? तत्काल प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया बनेंगे, जब तक ये प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया की कुर्सी पर नहीं बैठ जाएंगे तब तक उनका वो जो क्रिमिनेशंस होता है, क्रिमिनेशंस मींस जो उनका अंतिम संस्कार होता है, वो अंतिम संस्कार भी नहीं किया जा सकता है। ये पॉइंट चाहे तो नोट कर लें, चाहे लेक्चर में सुन करके नोट कर लेंगे आप लोग, कि प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया का अगर अचानक से निधन हो जाता है तो जब तक वाइस प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया को प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया के पद की शपथ नहीं दिलवा दी जाएगी, तब तक उनका मीन्स अंतिम संस्कार भी नहीं किया जा सकता है। ये चीज क्लियर है कि नहीं हो गई? मेरे ख्याल से क्लियर हो गई होगी। अब ईश्वर ना करे कि वाइस प्रेसिडेंट ने रिजाइन दे दिया हो, ईश्वर ना करे कि वाइस प्रेसिडेंट पहले ही रिजाइन कर चुका हो, राइट? ये तो पहले से ही रिजाइन कर चुका है। मीन जस्ट सपोज वाइस प्रेसिडेंट ऑलरेडी हैज बीन ऑलरेडी रिजाइंड, मीन्स पहले से ही रिजाइन कर चुके हैं, और प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया की अचानक से किसी वजह से डेथ हो जाती है, तो इन दैट केस क्या होगा? अभी तो हमें ये भी नहीं पता है कि प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया के पद के दावेदार कौन होंगे। फर्दर दावेदार तो तमाम खड़े हो जाएंगे, राइट? लेकिन उसके लिए कुछ रूल्स हैं, कुछ सिस्टम्स हैं, उसका एक इलेक्शन सिस्टम है, इलेक्टोरल कॉलेज है, जिसके थ्रू जो है क्या होता है, राष्ट्रपति का चुनाव होता है। इज दैट क्लियर? तो अब अगर मान लीजिए वाइस प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया ऑलरेडी रिजाइंड, पहले से ही क्या दे चुके हैं, त्याग पत्र दे चुके हैं, तो मतलब वाइस प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया की कुर्सी फुलफिल नहीं की गई अभी तक, और प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया किसी वजह से क्या हो जाते हैं, डेथ कर जाते हैं, एक्सपायर कर जाते हैं, चाहे वो कारण कोई भी रहा हो, तो इन दैट केस क्या होगा? तो
अब तब राष्ट्रपति कहां से आएगा, और राष्ट्रपति की मीन्स आर्टिकल 52 के अकॉर्डिंग और अकॉर्डिंग टू आर्टिकल 52 प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया की पोस्ट को या कुर्सी को कभी भी वैकेंट नहीं रखा जा सकता है। तो इन दैट केस जो हमारे भारत के चीफ जस्टिस होंगे मीन्स चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया, वो भारत के राष्ट्रपति पद की शपथ ग्रहण करेंगे, और जब वो शपथ ग्रहण कर लेंगे उसके बाद ही जो राष्ट्रपति का अंतिम संस्कार हो सकता है, अदरवाइज नहीं होगा। जब तक नया राष्ट्रपति नहीं बन जाएगा तब तक पुराने राष्ट्रपति को खाली नहीं किया जाता है। ये चीज क्लियर हो गई। आपने देखा होगा कि प्रधानमंत्री के बिना भी देश चल जाता है, मुख्यमंत्री के बिना भी स्टेट चल जाता है, लेकिन राष्ट्रपति के बिना देश एक भी दिन नहीं चलता है। आई थिंक आर्टिकल 52 आपको बहुत अच्छे तरीके से क्लियर होगा कि इसका मतलब आपको समझ में आया होगा कि देयर शॉल बी अ प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया मीन्स भारत का एक राष्ट्रपति होगा, और क्या होगा, होगा ही होगा। इज दैट क्लियर? यहां तक आर्टिकल 52 समझ में आया। अब आता है आर्टिकल 53। ये इंट्रोडक्शन हमने दिया है, वैसे एग्जीक्यूटिव्स क्या है, ठीक है। तो आर्टिकल 53 ये क्या बात करता है, ये राष्ट्रपति की शक्तियों के बारे में बात करता है। किसके बारे में बात करता है? शक्तियों के बारे में। पावर्स ऑफ प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया मींस, इसको आप लिख सकते हैं आर्टिकल 53 स्टेट्स अबाउट द पावर्स ऑफ प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया। आर्टिकल 53 स्टेट्स मींस आर्टिकल अनुच्छेद 52 कहता है, क्या कहता है, किसके बारे में? अबाउट द पावर्स ऑफ प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया, भारत के राष्ट्रपति की शक्तियों के बारे में बात करता है कि अर्थात राष्ट्रपति की शक्तियां क्या है, क्या ताकत है राष्ट्रपति की। तो आपकी जानकारी के लिए ये बता दूं, जैसे कि हमने यहां पर इसको बहुत अच्छे तरीके से समझ लीजिए, जब हम कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया पढ़ते हैं तो वहां पर भी हमने डिस्कस किया था एक बार कि हमारे भारतीय संविधान की शक्ति का स्रोत क्या है, मीन्स कौन सी ऐसी शक्तियां हैं जो भारत के संविधान को शक्तिशाली या मजबूत बनाती है, राइट। तो ऑल द पावर्स ऑफ पीपल्स ऑफ इंडिया, ऑल द पावर्स ऑफ पीपल ऑफ इंडिया आर वेस्टेड इन कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया मीन्स हम भारत के तमाम लोगों की जो शक्तियां हैं वो भारत के संविधान में निहित है, या हम कह सकते हैं ऑल द पावर ऑफ वी द पीपल ऑफ इंडिया आर वेस्टेड इन कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया मीन्स हम भारत के तमाम लोगों की शक्तियां भारत के संविधान में निहित है। ये किसकी बात हो गई? संविधान की बात हो गई कि भारत का संविधान शक्तिशाली क्यों है, क्योंकि हम भारत के तमाम लोगों की शक्तियां किसमें निहित है? भारत के संविधान में निहित है। जब हम भारत के तमाम लोगों की शक्तियां भारत के संविधान में निहित है, तो राष्ट्रपति की शक्तियां कहां से आती हैं? राष्ट्रपति को भी तो कहीं ना कहीं से शक्ति मिलती है। तो राष्ट्रपति की शक्ति के बारे में हम बात कर रहे हैं। तो यहां पर जो एग्जीक्यूटिव्स हैं, तो यहां पर हम लिखेंगे ऑल द पावर्स ऑफ एग्जीक्यूटिव्स आर वेस्टेड इन प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया मींस जो हमारे भारत के तमाम एग्जीक्यूटिव्स हैं अर्थात कार्यपालक हैं, उनकी तमाम शक्तियां जो है किसमें निहित है?
राष्ट्रपति में निहित है। इस पॉइंट को लिख लीजिए, हिंदी में लिख लीजिए कि भारत के तमाम कार्यपालकों की शक्तियां भारत के राष्ट्रपति में निहित है। भारत के तमाम कार्यपालकों की शक्तियां या समूची कार्यपालिका की शक्तियां, ऐसे भी लिख सकते हैं, भारत के समूची कार्यपालिका की शक्तियां भारत के राष्ट्रपति में निहित है। अर्थात इसको हम अंग्रेजी में ऐसे लिख सकते हैं, ऑल द पावर्स ऑफ एग्जीक्यूटिव्स आर वेस्टेड इन प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया। मीन्स भारत की कार्यपालिका की समूची शक्तियां किसमें निहित हो गई? भारत के राष्ट्रपति में। अब यहां पर देखा जाए तो ये भारत का राष्ट्रपति अगर देखा जाए, वैसे तो अंडर द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया भारत का राष्ट्रपति भी काम करता है किसके अंदर? कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया के अधीन होकर के। इज दैट क्लियर? लेकिन अगर राष्ट्रपति की शक्तियों को जरा गौर से पहचानिए तो राष्ट्रपति को वही शक्तियां प्रदत्त है या प्रदान है जो भारत के कॉन्स्टिट्यूशन को प्रदान है। अब आप देख लीजिए कैसे। क्योंकि हमने कहा था कि भारत के संविधान की शक्ति का या उसकी ताकत का स्रोत क्या है, तब हमने कहा ऑल द पावर्स ऑफ वी द पीपल ऑफ इंडिया आर वेस्टेड इन कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया। मीन्स हम भारत के तमाम लोगों की शक्तियां भारत के संविधान में निहित हैं। लेकिन जब हमने राष्ट्रपति की शक्तियों के बारे में बताया तो हमने कहा कि ऑल द पावर्स ऑफ एग्जीक्यूटिव्स आर वेस्टेड इन प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया। मीन्स जो भी एग्जीक्यूटिव्स हैं भारत के, उन मीन्स भारत की जो समूची कार्यपालिका है, उस कार्यपालिका की शक्तियां जो है किसमें निहित है? भारत के राष्ट्रपति में। अब कार्यपालिका की जब शक्तियां भारत के राष्ट्रपति में निहित हो गई तो कार्यपालिका को शक्तियां कहां से मिलती हैं? भाई जरा हमें बता दीजिए, कौन है कार्यपालिका? कार्यपालिका का मतलब क्या होता है और विधायिका का क्या मतलब होता है? इन दोनों में भी हम एक लेक्चर करेंगे, एक सेशन करेंगे, लेकिन फिर भी थोड़ा सा समझ लीजिए कार्यपालिका और एग्जीक्यूटिव वर्सेस लेजिस्लेचर। ठीक है? कार्यपालिका वर्सेस लेजिस्लेचर मीन्स कार्यपालिका और विधायिका, मीन्स एग्जीक्यूटिव वर्सेस लेजिस्लेचर। इसमें अंतर समझ में आता है? किसी को नहीं आता है। कार्यपालिका क्या है? कार्यपालिका ये होता है सरकार का ऑफिस, जो सत्ता पक्ष होता है पूरा, वो कार्यपालिका है। जो सरकार का ऑफिस है वो क्या है? कार्यपालिका है। और जो विपक्ष है वो क्या है? लेजिस्लेचर है, वो विधायिका है। ऐसे समझ लीजिए, इसको दो पॉइंट से समझिएगा कि जो सत्ता पक्ष है, जो शासित सरकार है, जो सत्ता का ऑफिस है, वो कार्यपालिका है, और जो विपक्ष में बैठा है वो विधायिका है। इज दैट क्लियर? ये आज मतलब बड़ा महत्वपूर्ण अंतर बता दिया है। एक ही पॉइंट से समझ लीजिए कि अगर राहुल गांधी नरेंद्र मोदी का विरोध करते हैं तो क्यों करते हैं? बिकॉज ऑफ he is in opposition, that's why he is a विधायिका। वो विधायिका है, अपोजिशन में बैठे हुए हैं, इसलिए वो विधायिका है। वो जो है नरेंद्र मोदी। अब विधायिका की भूमिका क्या होती है? विधायिका की भूमिका ये होती है जहां पर भी एग्जीक्यूटिव्स के द्वारा किसी भी लॉ को इन्फोर्स करने में या उसके एग्जीक्यूशंस में अगर कोई प्रॉब्लम हो रही है, मीन्स उसके, तो ये विधायिका का काम होता है कि उसे सरकार को कहे कि भाई इसको प्रॉपर तरीके से इन्फोर्स करो, या इसका जो एग्जीक्यूशंस है, इसका जो अनुपालन है वो ठीक तरीके से लागू करें। इज दैट क्लियर? तो विधायिका का काम होता है किसी भी लॉ को इन्फोर्स कराने में किसकी? एग्जीक्यूटिव्स की हेल्प करना, या हेल्प ना करके उसकी कमी बता करके उसको एग्जीक्यूट करवाना।
इज दैट क्लियर? और इसको क्या, इसका क्या काम होता है एग्जीक्यूटिव्स का? एग्जीक्यूटिव्स का काम होता है कि जो भी पार्लियामेंट ने लॉ बनाया है उसको इन्फोर्समेंट करवाने के लिए, कंप्लायंस कराने के लिए उसको आदेशित करना कि भाई इसको करवाना है। इज दैट क्लियर? तो एग्जीक्यूटिव्स के हम पावर्स की बात कर रहे थे। अब भाई एग्जीक्यूटिव्स को हमने चूंकि ये बता दिया कि संविधान की शक्ति का स्रोत क्या है, उसकी शक्तियां कहां से आती हैं, फिर हमने बता दिया राष्ट्रपति की शक्तियां, तो राष्ट्रपति को शक्तियां कहां से मिलती हैं। अब हमने कहा कि एग्जीक्यूटिव्स, तो जब एग्जीक्यूटिव्स ये भी तो शक्तिशाली होंगे, शक्ति देगा कौन? जो इसके पास ताकत होगी वही तो किसी दूसरे को ताकत दे सकता है। अगर हम ताकतवर होंगे तो ही तो हम किसी और की मदद कर सकते हैं। तो इस एग्जीक्यूटिव्स को पावर्स कहां से मिलते हैं? तो फॉर योर काइंड इंफॉर्मेशन फिर वही वाली बात आ जाती है, क्योंकि एग्जीक्यूटिव्स को किसने बनाया है? वी द पीपल ऑफ इंडिया आर क्रिएटर्स ऑफ एग्जीक्यूटिव। मीन्स हम भारत के लोग इसके क्रिएटर्स हैं। जो एग्जीक्यूटिव है, जो कार्यपालिका है, उसके निर्माता, उसके प्रोड्यूसर्स, उसके क्रिएटर्स, उसको के जन्मदाता कौन है? हम भारत के लोग। अब हम भारत के लोग इसके क्रिएटर्स कैसे हैं जरा ये देखिए। जस्ट सपोज जब कोई लोकसभा या विधानसभा का जब चुनाव होता है तो हमारे सामने 10 कैंडिडेट खड़े होते हैं, राइट? 10 कैंडिडेट होते हैं। उन 10 में से किसी एक कैंडिडेट को हमें क्या करना होता है? अपना प्रतिनिधि चुनना होता है कि इनमें से कौन सा हमारे लिए सूटेबल प्रतिनिधि होगा जो हमारी बात रखेगा। तो जस्ट सपोज एक हमने किसी ए को जो है क्या बना दिया? अपना एमपी बना दिया, और किसी बी को विधानसभा के चुनाव में अपना क्या बना दिया? अपना एमएलए बना दिया, राइट? अब जब कभी स्टेट में कोई बात, हमारी बात रखनी होगी, तो ये जो एमएलए है हमारी बात को जो है हमारी तरफ से स्टेट में रखेगा, अर्थात विधानसभा में रखेगा, और माननीय मुख्यमंत्री जी से कहेगा कि मुख्यमंत्री महोदय हमारे देश, हमारे स्टेट में या हमारी कॉन्स्टिट्यूंसी में, हमारी विधानसभा में हमारे क्षेत्र की जनता की ये समस्या है, राइट? उस समस्या का निवारण करें। तो वो जो वहां पे विधानसभा में बात रख रहा है, किसकी तरफ से रख रहा है? हमारी तरफ से। क्यों रख रहा है? क्योंकि हमने ही उसे एम्पावर्ड किया है, हमने ही उसे क्रिएट किया है कि भैया मैं रोज रोज लखनऊ नहीं भाग सकता। हमारी समस्या क्या है? हमारे खेतों को पानी नहीं मिल रहा है। हमारी समस्या क्या है? हमारे बच्चों को प्रॉपर एजुकेट नहीं किया जा रहा है। तो ये हमारी प्रॉब्लम्स को आप जाकर के वहां पे डिस्कस करो। सेम एमपी की कंडीशंस है, जिसको हम लोकसभा का अपना मेंबर्स, लोकसभा चुनाव में जिसको हम मेंबर्स ऑफ पार्लियामेंट अर्थात सांसद सदस्य चुन लेते हैं, संसद का सदस्य जिसे चुन लेते हैं, जिसको हम कह देते हैं सांसद। और जिस सांसद को हम चुन लेते हैं वो पार्लियामेंट में हमारी बात रखता है। तो इसको एम्पावर्ड करने वाला कौन है? वी द पीपल ऑफ इंडिया। हम भारत के लोगों ने किसको चुना है? मतलब विधानसभा के सदस्य को चुना है और लोकसभा के सदस्य को चुना है। इज दैट क्लियर? तो ये जो इनको शक्तियां मिली है, कहां से मिली है? हमसे मिली है। और हमारी शक्तियां जब इनको मिल गई तो इन्हीं शक्तियों का इस्तेमाल करते हुए इन्होंने किसको पावरफुल बना दिया? एग्जीक्यूटिव्स को पावरफुल बना दिया, मतलब एग्जीक्यूटिव पावरफुल हो गया। और जो ये एग्जीक्यूटिव्स की तमाम शक्तियां हैं वो किसको मिल जाती हैं? राष्ट्रपति को मिल जाती हैं। तो कुल मिलाकर के वी द पीपल ऑफ इंडिया आर क्रिएटर्स ऑफ एग्जीक्यूटिव्स, वी द पीपल ऑफ इंडिया आर सोर्सेस ऑफ पावर्स ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया। मीन्स हम भारत के लोग संविधान की शक्ति के भी स्रोत हैं। हम भारत के लोग कार्यपालिका की जो है निर्माता हैं। हम भारत के लोग ही कार्यपालिका का निर्माण करते हैं। इज दैट क्लियर? तो मेरे ख्याल से ये इंट्रोडक्शन तो समझ में आया होगा। क्या? आर्टिकल 52, आर्टिकल 53। Let's continue this video in the next part. Thank you very much.
हाँ तो स्टूडेंट्स, मेरे ख्याल से आप लोगों को जो है प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया के बारे में बेसिक कॉन्सेप्ट क्लियर हुआ होगा कि आर्टिकल 52 में हम बात कर रहे थे कि आर्टिकल 52 स्टेट्स दैट देयर शैल बी अ प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया। मीन्स आर्टिकल 52 में लिखा है या कहता है कि भारत का एक राष्ट्रपति होगा, हु विल बी नॉमिनल है, जो कि कॉन्स्टिट्यूशनल हेड। ये कॉन्स्टिट्यूशनल हेड है, जो हमारा प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया है वो संवैधानिक प्रमुख है। कॉन्स्टिट्यूशनल हेड इन द मतलब संवैधानिक प्रमुख। मीन्स प्रमुख तो है यहाँ पर कई बार जो है, देखिए भारत का सर्वोच्च नागरिक कौन है एज पर द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया? प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया। मीन्स भारतीय संविधान के अनुसार कौन है? भारत का राष्ट्रपति राष्ट्र प्रमुख है। और किस तरह से राष्ट्र प्रमुख है? संवैधानिक तौर पर राष्ट्र प्रमुख है। तो ये संवैधानिक राष्ट्र प्रमुख होता है। यहाँ पर ये चीज भी आपको मेरे ख्याल से क्लियर हो गई होगी, ठीक है। और ये हमने आपको बता ही दिया है कि ये जो है राष्ट्रपति का ऑफिस कभी खाली नहीं होता है। आर्टिकल 53 की जब हम बात करते हैं तो आर्टिकल 53 क्या कहता है? राष्ट्रपति की शक्तियों के बारे में डिस्कस करता है। तो मींस एग्जीक्यूटिव पावर्स या राष्ट्रपति की शक्तियों के बारे में डिस्कस करता है। इज दैट क्लियर? तो जब राष्ट्रपति की शक्तियों की बात करें तो तमाम जो कार्यपालिका की शक्तियां हैं, मींस powers of all executives are vested in the hands of President of India। Means जो कार्यपालिका की तमाम शक्तियां हैं वो राष्ट्रपति के हाथों में निहित हैं या राष्ट्रपति में निहित है। इज दैट क्लियर? तो यहां पर हमने किसके बारे में बात की? आर्टिकल 52, 53। मींस ये क्या डिस्कस करता है? powers of president of India, right? Powers of president of India, is that clear? Powers of president of India। अब बात आती है आर्टिकल 4। ये किसके बारे में बात करता है? इसके इलेक्शंस के बारे में, राइट? इलेक्शन मींस राष्ट्रपति का चुनाव कैसे होता है, इसका इलेक्शंस के बारे में, राष्ट्रपति चुनाव के बारे में बात करता है। जब बात चुनाव की हो तो इसके चुनाव के प्रोसीजर की भी बात होती है, राइट? किसके बारे में बात होती है? जो कि आर्टिकल 55 में है, इसका प्रोसीजर, इलेक्शन और इसका प्रोसीजर, इसकी प्रक्रिया क्या है। मींस राष्ट्रपति का जो चुनाव होता है, जो इलेक्शन होता है, वो कैसे होता है? थ्रू द इलेक्टोरल कॉलेज। मींस निर्वाचक मंडल के द्वारा होता है। इसके लिए एक प्रॉपर निर्वाचक मंडल होता है। तो जब निर्वाचक मंडल में फिर बात आती है हु कैन वोट, हु कैन कास्ट इट्स वोट टू द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया। मींस भारत के राष्ट्रपति के लिए वोट कौन कर सकता है? हु कांट कास्ट, कौन नहीं कर सकता है। तो ये जब आर्टिकल 54 की बात करेंगे इसके इलेक्शंस के बारे में, तो यहां पर ये क्वेश्चंस बनता है हु कैन, इसको भी नोट कर लीजिए, हु कैन कास्ट इट्स वोट टू प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया, प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया। मींस भारत के राष्ट्रपति के लिए कौन वोट कर सकता है। मींस इसके वोटर्स कौन कौन से होंगे। तो यहां पर देखिए, जब आप आईएएस का, यूपीएस मींस आईएएस एग्जामिनेशंस का या पीसीएस एग्जामिनेशंस का या जुडिशरी एग्जामिनेशंस में जब इस प्रश्न का उत्तर लिख रहे हो कि राष्ट्रपति को वोट कौन कर सकता है, राइट? और वो किसके?
आर्टिकल 54 में ही है। राष्ट्र इलेक्शन का मतलब क्या है कि आर्टिकल 54 में इसके चुनाव के बारे में बात की गई है। तो चुनाव में राष्ट्रपति को वोट कौन कर सकता है, तो इसके आंसर को लिखते समय ये वाली बात बहुत ध्यान से लिखनी है कि आंसर अनबैलेंस्ड ना हो जाए। जैसे कि जनरल सेंस में लोग ये कह देते हैं कि राष्ट्रपति को वोट कौन करता है, एमएलए और एमपी करते हैं, राइट। लेकिन नहीं, ये आपको इस तरीके से नहीं लिखना है। इसको लिखना है ऑल द इलेक्टेड मेंबर्स ऑफ पार्लियामेंट। इलेक्टेड मेंबर्स ऑफ पार्लियामेंट मींस निर्वाचित सदस्य। कहां के? संसद के निर्वाचित सदस्य, केवल निर्वाचित सदस्य ही। मींस उसमें चूंकि संसद में क्या होता है, जब बात आर्टिकल 54 की है तो जो हमारी पार्लियामेंट है, ठीक है, तो पार्लियामेंट में दो हाउसेस हैं, राइट। क्या है? लोअर हाउस एंड अपर हाउस, जिसको हम लोकसभा और राज्यसभा के नाम से जानते हैं, राइट। तो ये लोअर हाउस हो गया और दूसरा आपका अपर हाउस हो गया। अब यहाँ पे लोअर हाउस की बात करें तो इसमें होते हैं 543 मेंबर्स, राइट, एमपी, और इसमें होते हैं आपके 245 मेंबर्स, जिसमें 12 इसमें नॉमिनेटेड होते हैं, हु आर नॉमिनेटेड बाय द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया, जो कि प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया के द्वारा उनके कार्य क्षेत्रों के लिए, चाहे वो कला संस्कृति इत्यादि में स्किलनेस की वजह से उनको क्या बनाया जाता है, मेंबर नियुक्त किया जाता है। मींस ये नॉमिनेटेड मेंबर्स होते हैं, मनोनीत किए जाते हैं एक तरह से, राइट। ये नॉमिनेटेड बाय द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया होते हैं। तो ये 12 मेंबर्स वोट नहीं दे सकते हैं, राइट। ये 12 मेंबर वोट नहीं करेंगे, ये बात ध्यान रखना। तो इसमें कितने बचे? 233 मेंबर्स बचे, राइट। ये 233 मेंबर्स वोट कर सकते हैं किसके इलेक्शन में? प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया के इलेक्शन में। और यहां लोअर हाउस में दो जो है नॉमिनेटेड होते हैं, तो ये दो वोट नहीं कर सकते हैं। तो बचे कितने यहां पर? 545 में दो माइनस हो जाएंगे तो 543 लोग जो है ये वोट कर सकते हैं। इज दैट क्लियर? तो ये यहां तक मेरे ख्याल से क्लियर हो गया होगा कि आर्टिकल 54 बहुत अच्छे तरीके से क्लियर हो गया। अब राष्ट्रपति के चुनाव में एक प्रोसीजर होता है, प्रक्रिया होती है इसके चुनाव की, राइट। तो वो कैसे फॉलो होती है, ठीक है, वो आर्टिकल 55 में है, राइट। ये चीज क्लियर हो गई कि नहीं हो गई? मींस आर्टिकल 52 हो गया, देयर शैल बी अ प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया। आर्टिकल 53 हो गया, मींस पावर्स ऑफ प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया। आर्टिकल 54 हो गया, आर्टिकल 54 में क्या है? इलेक्शन ऑफ प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया। आर्टिकल 55 में प्रोसीजर ऑफ प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया, राइट। और आर्टिकल 56 में आपका क्या है? टर्म, मींस राष्ट्रपति का टर्म कितना होगा? टर्म मतलब वही कार्यकाल जिसको कहते हैं 5 इयर्स टर्म हो गया। अब बात आता है आर्टिकल 57, राइट। तो यहां तक ये सारी चीजें क्लियर हो रही हैं, पॉइंट वाइज लिखते चले जाएंगे। 52 प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया, जो कि क्या है? नॉमिनल हेड है, इसको याद भी रखना है। क्या करना है? ये हेड तो है लेकिन ये किस तरह का प्रमुख है? संवैधानिक प्रमुख है, राइट। और संवैधानिक प्रमुख होने के नाते हेड है देश का, कंट्री का, बट किस तरह का हेड है? नॉमिनल हेड है। क्योंकि जब बात आती, यहां पर भी कई बार क्वेश्चंस बनता है, हु इज हेड ऑफ इंडिया? हु इज हेड ऑफ इंडिया मींस भारत का प्रमुख कौन है, या हु इज हेड ऑफ यूनियन इंडिया मींस भारत संघ का प्रमुख कौन है? तो यहां पर दो प्रमुख होते हैं, एक होता है हमारा प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया, राइट। ये हेड है बट किस तरीके का है? नॉमिनल हेड, राइट। क्या है?
नॉमिनल हेड। और यहां पर जब बात आती है रियल हेड की, तो रियल हेड कौन है? प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया। जो भारत का प्रधानमंत्री होता है वो हमारा क्या होता है? रियल हेड होता है। तो जब वास्तविक हेड की बात हो तो प्रधानमंत्री ऑफ भारत के प्रधानमंत्री की बात करेंगे, और जब नॉमिनल हेड नाम मात्र के हेड की बात हो तो प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया की बात करेंगे। इज दैट क्लियर? 53 में हमने आपको इसके जो है उसके बारे में बता ही दिया। इज दैट क्लियर? और यहां तक आप जो है 54 इसके जो है इलेक्शंस के बारे में जान गए, इसके प्रोसीजर्स के बारे में जान गए, इसके टर्म्स के बारे में जान गए, राइट? तो अब यहां पर आता है फिर क्वालिफिकेशन। 57 मींस राष्ट्रपति जो होगा उसका क्वालिफिकेशन क्या होगा। इज दैट क्लियर? राष्ट्रपति जो होगा हमारा उसका क्वालिफिकेशन क्या होगा। राइट? किसमें? अंडर आर्टिकल 57। तो जब बात क्वालिफिकेशन की हो, राइट, क्या हो? क्वालिफिकेशन की। तो क्वालिफिकेशन में क्या क्या मैंडेट है? फर्स्ट कंडीशन विल बी, या पहली क्वालिफिकेशन तो ये है कि जो प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया का जो उम्मीदवार होगा, जो कैंडिडेट होगा, तो वो क्या होगा? भारत का नागरिक होना चाहिए। मींस कैंडिडेट ऑफ प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया शुड बी द सिटीजन ऑफ इंडिया। मींस ये भारत का नागरिक हो। पहली कंडीशन क्या है? भारत का नागरिक हो। सेकंड, इसकी एज 35 इयर्स से बिलो ना हो। राइट? कितनी ना हो? 35 इयर्स से बिलो ना हो, मतलब इससे कम का कैंडिडेट वैलिड नहीं होगा। इज दैट क्लियर? और ये जो कैंडिडेट है ये किसी लाभ के पद पर ना हो। लाभ के पद पर ना हो। लाभ के पद का मतलब ये है कि वो किसी सरकारी नौकरी में ना हो, कोई मिनिस्टर्स ना हो। लेकिन ये चीज, जैसे अगर कोई मिनिस्टर्स है, राइट, चाहे वो चीफ मिनिस्टर हो या कोई भी मिनिस्टर है, चाहे वो सेंट्रल में हो या स्टेट में हो, अगर वो राष्ट्रपति पद की दावेदारी करेगा तो उसे क्या करना पड़ेगा? अपने उस लाभ के पद से रिजाइन दे करके ही राष्ट्रपति पद का उम्मीदवार हो सकता है। इज दैट क्लियर? राष्ट्रपति का उम्मीदवार कैसे बनेगा? सरकारी या लाभ के पद पर ना हो। अगर लाभ के पद पर है तो उस कंडीशन में उसे क्या करना पड़ेगा? रिजाइन देना पड़ेगा। इज दैट क्लियर? मींस अगर कोई आईएएस ऑफिसर भी चुनाव लड़ना चाहे राष्ट्रपति का तो क्या कर सकता है? लड़ सकता है। लेकिन कैसे? उसे रिजाइन देना होगा। अगर हमारे किसी भी स्टेट का चीफ मिनिस्टर भी चुनाव लड़ना चाहे तो लड़ सकता है, बट कंडीशन क्या है? उसे चीफ मिनिस्टर के पद से रिजाइन देना पड़ेगा। लेकिन ये कंडीशंस, लाभ के पद वाली कंडीशंस किस पर लागू नहीं होती है? किसी भी स्टेट के गवर्नर पर लागू नहीं होती है। मींस ये बिना रिजाइन दिए भी क्या कर सकता है? राष्ट्रपति का चुनाव लड़ सकता है। वाइस प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया, जो वाइस प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया होगा, इसको भी रिजाइन देने की जरूरत नहीं है, चुनाव लड़ सकता है। और प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया, जो भारत का राष्ट्रपति है, उसको भी चुनाव लड़ने के लिए राष्ट्रपति पद से रिजाइन देने की आवश्यकता नहीं है। इज दैट क्लियर? क्योंकि ये तीनों जो पोस्ट हैं ये लाभ के पद से बाहर। ये चीज ध्यान रखें, लाभ के पद पर कौन नहीं आते हैं? गवर्नर्स नहीं आते हैं, वाइस प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया नहीं आते हैं, और प्रेसिडेंट ऑफ
इंडिया, ये गवर्नर जो पद है ये लाभ के पद नहीं है। इज दैट क्लियर? तो मेरे ख्याल से ये चीज क्लियर हो गई होगी आपको। किस कंडीशन, कहां तक पहुंच गए हम लोग? 57। अच्छा, कुछ लोग क्या लिख देते हैं क्वालिफिकेशन में कि वो जो राष्ट्रपति का उम्मीदवार हो वो दिवालिया या पागल नहीं होना चाहिए, ये कंडीशंस में डालते हैं। लेकिन भाई ये वाली बात मेरी समझ के एटलीस्ट परे है कि राष्ट्रपति जो कि एक संवैधानिक प्रमुख के चुनाव की जब हम बात कर रहे हैं, वहां पर राष्ट्रपति जैसे एक महत्वपूर्ण पद, एक संवैधानिक प्रमुख के बारे में हम दिवालिया या पागल जैसे शब्दों का इस्तेमाल करने से परहेज करते हैं। फिलहाल ऐसा जो है मैं नहीं कहूंगा, नहीं दिखना चाहिए, कंडीशंस में भी ये चीज नहीं होनी चाहिए, राइट? क्योंकि बाकी आप किसी के लिए लिख दो, लेकिन क्योंकि दिवालिया या पागल तो किसी भी चुनाव को नहीं लड़ सकता है, इवन देन वो गांव के सरपंच का भी चुनाव नहीं लड़ सकता है, तो जरूरी थी ये कंडीशंस भी राष्ट्रपति के लिए डालना हो। तो राष्ट्रपति के लिए ये कंडीशंस मैं समझता हूं ये ठीक नहीं, ये व्यक्तिगत मेरा ओपिनियन है, दैट्स इट। अब बात आती है, हमने यहां पर पी पी ई पी 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 टी ई ये चीजें हमने डिस्कस कर ली। क्या डिस्कस की? प्रेसिडेंट, पावर्स, इलेक्शन, प्रोसीजर, टर्म, राइट? और क्या? हाँ, नहीं, पावर, प्रेसिडेंट, पावर, राइट, और इलेक्शन, और प्रोसीजर, टर्म, और ये जो है इसकी एजुकेशन डिस्कस कर ली। क्लियर? अब क्वालिफिकेशन भी डिस्कस कर ली हमने। अब क्या रह गया? कंडीशंस भी डिस्कस कर दी हमने, राइट? क्या क्या शर्तें होनी चाहिए, हैं? अब इसके बाद आता है आपका क्या? इम्पीचमेंट। इम्पीचमेंट आता है किसमें? आर्टिकल 61 में। किसमें आता है? इम्पीचमेंट आता है किसमें? हाँ, 61 में। इम्पीचमेंट ऑफ प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया, इम्पीचमेंट ऑफ प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया, आर्टिकल 61। आर्टिकल 61 में दिया है कि चलो ठीक है, राष्ट्रपति हो गया, राष्ट्रपति की शक्तियां हो गई, उसका एजुकेशन हो गए, राइट, और जो है उसकी कंडीशंस हो गई, टर्म हो गया, इलेक्शन प्रक्रिया हो गई, प्रोसीजर्स मींस निर्वाचन मंडल, सब कुछ हो गया। अब मींस राष्ट्रपति का चुनाव हो गया, सब कुछ हो गया। अगर मान लीजिए, क्योंकि ये वाली बात तो हम सबसे पहले ही कहते रहते हैं कि सबसे पहले सबसे ऊपर क्या है? कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया। क्या है? कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया है, और कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया की शक्ति का स्रोत क्या है? वी द पीपल ऑफ इंडिया, हम भारत के लोग। हम भारत के लोग संविधान की शक्ति के क्या है? स्रोत हैं। तो बिकॉज ऑफ वी द पीपल ऑफ इंडिया पावर्स आर वेस्टेड इन द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया, हम भारत के लोगों की तमाम शक्तियां संविधान में निहित हैं। इज दैट क्लियर? और राष्ट्रपति संवैधानिक प्रमुख है, अर्थात राष्ट्रपति भी संविधान के क्या है? अधीन है। राष्ट्रपति भी क्या है? संविधान के अधीन है। मीन्स राष्ट्रपति ऐसा नहीं कि संविधान से ऊपर है। अगर राष्ट्रपति कहीं पर संवैधानिक गड़बड़ियां करने लगे या संविधान के विरुद्ध हो जाए, वायलेटिव हो जाए, तो इन दैट केस उस पर भी क्या चलाया जा सकता है? रिमूवल का महाअभियोग चलाया जा सकता है, इम्पीचमेंट ऑफ प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया। मींस आर्टिकल 61 में हम क्या करेंगे? उसको महाअभियोग चला करके उसको क्या कर सकते हैं? हटा सकते हैं, राइट? क्या कर सकते हैं?
हाँ रिमूव कर सकते हैं, हटा सकते हैं। और इसमें ओथ भी है, राष्ट्रपति पद शपथ। इसको जरा हम थोड़ा सा इस तरीके से देख लें, PPE मीन्स 52, 53, 54 टर्म्स एजुकेशन, 55, 56, 57, 58, 59 और ओ ये है सॉरी 60 और 61 इम्पीचमेंट, राइट। यहां तक करते हैं। तो आपको यहां पर समझ में आ गया, इसको धीरे से समझते जाइए। ये टर्म्स पहले बार में PPE करके 3 टर्म समझ लीजिए। इसमें हो गया आपका प्रेसिडेंट, क्या हुआ, इसमें हो गया प्रेसिडेंट, इसमें 53 में इसके एग्जीक्यूटिव इसके पावर्स, और 54 में इलेक्शन, 55 में प्रोसीजर्स, 55 में प्रोसीजर्स, 56 में टर्म, 57 में इसकी एजुकेशन, क्वालिफिकेशंस, राइट। और जो है ये क्या कहते हैं सी कंडीशंस, 59 में कंडीशंस मींस उसकी शर्तें क्या क्या हैं, ये लिख लीजिए इस तरीके से। और अंडर आर्टिकल 60 ये क्या है, ओथ है। यहाँ पर राष्ट्रपति पद जो है क्या लेता है, शपथ लेता है, ओथ। और इम्पीचमेंट 61 में क्या है, इम्पीचमेंट होता है, अर्थात राष्ट्रपति के विरुद्ध भी महाभियोग चला करके उसे हटाया जा सकता है। इज दैट क्लियर? तो इसी के साथ भारत के राष्ट्रपति मींस प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया का टॉपिक कवर होता है। अगर आप लोगों को ये वीडियो पसंद आए तो प्लीज इसे लाइक करें, सब्सक्राइब करें और अपने मित्रों के साथ शेयर करें। थैंक यू।